नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कृपा क्लासेज की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित होगा कि अपन ने जो एक नई सीरीज प्रारंभ करी है, इस सीरीज के अंतर्गत अपन सभी टॉपिक्स को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अनफोल्ड करने जा रहे हैं, जिससे कि आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और जो आपने टॉपिक तैयार किया है उस टॉपिक की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ताकि आपको ये एनालिसिस हो जाएगा कि भाई अपना जो टॉपिक है वो अपना किस हद तक तैयार हो चुका है। जो भी अपन ने क्वेश्चन लाए हैं उन क्वेश्चन को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि उसमें आपका सारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो चलिए अपन समय को ज़ाया नहीं करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर अपन बात करने जा रहे हैं। कि अपना पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कि जिसमें पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है। यानी अपन को क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े क्षेत्रफल वाले राज्यों को क्या करना है, क्रम से निर्धारित करना है। तो इसमें अपन जनरली बात करें तो सबसे पहले अपने जो ग्लोब है या जिसे अपन पृथ्वी बोल रहे हैं, इस पृथ्वी का जो अपन टोटल एरिया बताते हैं वो कितना है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। टोटल क्षेत्रफल कितना है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इस 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 2 एलिमेंट आते हैं। एक तो कौन सा बताते हैं अपन, जलमंडल, और सेकंड जो है वो कौन सा बताते हैं, स्थल मंडल। एक तो जलमंडल और एक कौन सा, स्थल मंडल। 51 करोड़ के अंतर्गत जलमंडल का जो सरफेस एरिया आता है वो कितना आता है, इसमें अपन लेते हैं 36.10 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना आ जाता है इसमें, 36.10 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और स्थल मंडल के अंतर्गत जो आता है वो आता है 14.90 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो जनरली अपन इसको रेशियो के आधार पर बात करना चाहिए। तो जलमंडल जो आता है वो कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है, 70.8% भाग पर। और स्थल मंडल जो है वो कितने पर फैला हुआ है, 29.2% भाग पर है। अब अपन को बात करनी किसकी, स्थल मंडल की, क्योंकि इस 29.2% के अंतर्गत क्या आते हैं, 7 महाद्वीप आते हैं। क्या जाते हैं, 7 महाद्वीप। अब इन 7 महाद्वीपों के अंतर्गत अपना महाद्वीप जो आता है वो कौन सा महाद्वीप आता है, एशिया। और एशिया का क्षेत्रफल अपन जो बताते हैं 4 करोड़ 45 लाख 79 हजार वर्ग किलोमीटर। एशिया का कितना जाता है, 4 करोड़ 45 लाख 79 हजार वर्ग किलोमीटर। इस एशिया महाद्वीप के अंतर्गत कौन आता है, अपना भारत देश आता है। और भारत का क्षेत्रफल अपन कितना बताते हैं, 32 लाख 87 हजार 263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कितना है, 32 लाख 87 हजार 263 वर्ग किलोमीटर। अब ये जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, या तो सीधा सीधा बोल दो 32 लाख 87 हजार 263, या फिर अपन इसी को कितना बोल सकते हैं, इसी को अपन बोल सकते हैं कितना, 0.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना बोल सकते हैं, 0.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो यदि आप अपने वर्ग किलोमीटर में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 लाख 87 हजार 263, या फिर कितना बोल सकते हैं 0.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। या फिर इसको आप सीधा सीधा बोल दो कितना है, 32.8 मिलियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32.8 मिलियन हो जाएगा। तो सीधी सीधी अपन बात कर ले इसके अंतर्गत कि ये जो अपना 32 लाख 87 हजार 263 है, ये विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना भाग आता है, 2.4%। कितना आ जाता है, 2.4%। और ये जो 2.4% है, इसके आधार पर भारत का जो स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान आ जाता है, 7वां स्थान आ जाता है। कौन सा स्थान आता है, 7वां स्थान। अब इस 7वें स्थान के आधार पर अपन बात करना चाहिए कि पहले नंबर पे कौन आता है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाता है आपका, रूस। सेकंड नंबर पे कौन आ जाता है आपका, कनाडा। थर्ड नंबर पे कौन आ जाता है, चीन। फोर्थ नंबर पे कौन आ जाता है, यूएसए। फिफ्थ नंबर पे कौन आ जाता है, ब्राज़ील। और सिक्स्थ नंबर पे जो आता है वो कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे आपका कौन आ जाता है, इंडिया आ जाता है। कौन आ जाता है, इंडिया आ जाता है। तो भारत का स्थान इसमें कौन सा आता है, 7वां आता है। अब भारत के अंतर्गत जब अपन बात करते हैं कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य, तो फर्स्ट नंबर पे जो आते हैं बड़े क्रम के आधार पर देखिए, तो पहले नंबर पे कौन आ जाता है आपका, राजस्थान आ जाता है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, राजस्थान। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो राजस्थान के बाद में जो आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा आ जाएगा आपका, मध्य प्रदेश आ जाएगा। राजस्थान के बाद में कौन सा आ जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में कौन आ रहा है आपका, महाराष्ट्र। और फोर्थ नंबर पे कौन सा आ जाएगा, यूपी। ये किसकी दृष्टि से हो गई, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पर अपना जो कूट है वो कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ रहा है आपका, राजस्थान। राजस्थान के बाद में सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में कौन आ रहा है, उत्तर प्रदेश। तो अपना जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन। इसमें अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी के साथ यदि आप छोटे क्रम की बात कर ले
कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्यों का क्रम क्या है। तो फर्स्ट नंबर पे जो आएगा आपका वो कौन आ जाएगा, गोवा आ जाएगा। सेकंड नंबर पे जो आने वाला है वो कौन आएगा, सिक्किम। और थर्ड नंबर पे जो आ जाएगा वो कौन आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा। थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा, त्रिपुरा। तो फर्स्ट नंबर पे कौन हो गया सबसे छोटों में, गोवा। सेकंड में कौन हो गया, सिक्किम। और थर्ड नंबर पे कौन आ जाता है, त्रिपुरा। जबकि बड़े राज्यों की बात करेंगे तो फर्स्ट पे कौन आ गया आपका, राजस्थान। सेकंड पे कौन आ गया, एमपी। थर्ड पे कौन आ गया, महाराष्ट्र। और फोर्थ नंबर पे कौन आ जाता है आपका, उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन और कारण के आधार पर है। कथन दिया गया है, भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग क्या है, समान है, और उसके लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। यानी कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों के लगभग समान है, लेकिन साथ में लंबाई और चौड़ाई में उसमें क्या पाया जाता है, वेरिएशन यानी कि अंतर पाया जाता है। कारण क्या दिया गया इसका, कि भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है, और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। जैसे भी ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने है तो उसके करने का दो प्रकार का ऑप्शन है आपके पास में, कि पहले तो आप ऐसे कर लो कथन, और कथन को पढ़ लिया। अब कथन को पढ़ने के पश्चात अपन लगा सकते हैं क्योंकि, ऐसा हो सकता है। या फिर आप इसका उल्टा कर सकते हो कि पहले किसको पढ़ लो, कारण को, और कारण को पढ़ के आप क्या लगा सकते हो, तो फिर आपको कथन को पढ़ना है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं के आधार पर यदि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ते हो तो इन क्वेश्चनों में किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आने वाली। चलिए अपन सबसे पहले बात कर लें कि भाई भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग क्या है, समान है, और उसकी लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। सबसे पहले यदि अपन बात करना चाहिए तो ये जो अपना भारत देश है, और भारत देश का जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की अपन बात करते हैं, जब भारत के जब अपन अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो वो प्रारंभ होता है कितना, 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ से प्रारंभ होता है, और समाप्त जो होता है वो कितने पर हो जाता है, 37 डिग्री और 6 मिनट। कितने से, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार प्रारंभ होता है वो कितने से प्रारंभ होता है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से प्रारंभ होता है, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जिसका जब अपन अंतराल निकालते हैं तो वो कितना निकल के आता है, 29 डिग्री और 2 मिनट, 29 डिग्री और 18 मिनट निकल के आता है। लेकिन जब अपन लंबाई चौड़ाई और पूर्व पश्चिम चौड़ाई और उत्तर दक्षिण लंबाई की जब अपन बात करते हैं तो उसमें वेरिएशन कैसे आता है, कि उत्तर दक्षिण जो अपन बताते हैं कितनी, 3214 किलोमीटर, और पूर्व पश्चिम जो बताते हैं वो कितनी बताते हैं अपन, 2933 किलोमीटर। जब अक्षांश देशांतर वाला अंतराल सेम आ रहा है तो फिर ये लंबाई और चौड़ाई में वेरिएशन क्यों आ रहा है, ठीक है, क्योंकि लंबाई अपन ने कितनी बताई, 3214, और चौड़ाई अपन ने कितनी बताई है, 2933 किलोमीटर। क्योंकि इसका लॉजिक है, क्योंकि जब अपन बात करते हैं ग्लोब के आधार पर जो दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, एक लंबवत और एक कौन सी, क्षैतिज। लंबवत काल्पनिक रेखाओं को अपन बोलते हैं देशांतर, और क्षैतिज काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश। अब ये जो देशांतर रेखाएं होती है, इन देशांतर रेखाओं के बीच के अपन जो डिस्टेंस बताते हैं वो डिस्टेंस अपन कितनी बताते हैं, 111.32 किलोमीटर। लेकिन ये डिस्टेंस कहाँ होती है, एट इक्वेटर। कहाँ पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है। जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाएंगे तो दो देशांतरों के मध्य दूरी क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है, और इसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है वो किसके ऊपर पड़ जाएगा, आपका देशांतरीय विस्तार के साथ में पड़ जाएगा। तो इस आधार पर अपन कहना चाह रहे हैं कि भाई दो देशांतरों के मध्य सबसे ज्यादा जो दूरी है वो कहाँ पर मिलेगी आपको, विषुवत रेखा के पास में, और ध्रुवों की ओर जाने पर इसमें क्या जाता है, वेरिएशन यानी कि कमी आना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अक्षांशों में इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अक्षांश रेखाओं के मध्य की एवरेज डिस्टेंस जो है वो अपन कितनी बताते हैं, 111.13 किलोमीटर। लेकिन ये जो 111.13 है ये ध्रुवों की ओर जाने पर इसमें क्या जाती है, वृद्धि हो जाती है। ध्रुवों की ओर जाने पर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 0 डिग्री पर ये जो मिलती है ये कितनी मिलती है, 110.7 किलोमीटर। कितनी मिलती है, 110.7। लेकिन जैसे आप 90 डिग्री के पास में जाते हो तो ये बढ़कर कितनी हो जाती है, 111.7 किलोमीटर हो जाती है। यानी कि 1 किलोमीटर का उसमें क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। यानी कि ध्रुवों के पास में जो पृथ्वी चपटी हो रही है उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, कि दो देश अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और जैसे दूरी में वृद्धि होगी तो सीधे सीधे बात है उसका इफेक्ट जो है किस पर आएगा, लंबाई और चौड़ाई के अंतराल पर आता है। अब अपन अपने क्वेश्चन को करने में सक्षम है, क्योंकि भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में क्या मिलता है, अंतर पाया जाता है। बिल्कुल सत्य बात है।
भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, सर्वाधिक होती है, और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर जाकर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। यानी कि दूरी लगातार क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो कथन भी सही है और कारण भी इसकी क्या कर रहा है, विस्तृत व्याख्या कर रहा है। तो अपना जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है कि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही क्या कर रहा है, विस्तृत रूप से व्याख्या कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विस्तारित है, कितने तक विस्तारित है, 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 200 समुद्री मील में, 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर में, या 0.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर। सबसे पहली बात तो EEZ होता क्या है, तो जब भी अपन भारत की तटीय सीमा की बात करते हैं तो तटीय सीमा की जैसे बात आती है तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं भारत की जो तटवर्ती सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। तो भारत की जो तटीय सीमा है उस तटीय सीमा की लंबाई टोटल की यदि अपन बात करें, केवल अपन बता देते हैं कितनी, 6100 किलोमीटर। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। लेकिन ये जो तटीय सीमा है यदि अपन इसमें एक शब्द जोड़ दे, क्या, कुल तटीय सीमा। कौन सा शब्द जोड़ दे, कुल तटीय सीमा। यानी कि इसमें ऐड अपन ने क्या कर दिया, इसमें अपन ने द्वीपों की लंबाई को ऐड कर दिया, और जैसे ही द्वीपों की कोस्टल लाइन इसमें ऐड हो गई तो कुल में हो जाएगी वो कितनी, 7516.6 किलोमीटर। कुल कितनी पाई जाती है, 7516.6 किलोमीटर। जो 9 राज्य इसका क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। गुजरात, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरल, केरल के बाद में इधर आ जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में कौन आ जाएगा, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में कौन आ जाता है, वेस्ट बंगाल आ जाता है। ठीक है, और ये जो तटीय सीमा है इस तटीय सीमा का जब अपन डिवाइडेशन करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा किसके साथ रिलेट होती है, गुजरात के साथ, और वो कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा आता है, गुजरात। इसके बाद में कौन आता है, आंध्र प्रदेश, कितनी लगाता है, 1076 किलोमीटर। कितनी लगाता है, 1076। उसके बाद में तमिलनाडु 972 किलोमीटर, उसके बाद में महाराष्ट्र 720 किलोमीटर, उसके बाद में केरल 590 किलोमीटर, उसके बाद में ओडिशा 485 किलोमीटर, उसके बाद में कर्नाटक 300 किलोमीटर, उसके बाद में कौन, वेस्ट बंगाल 158 किलोमीटर, और उसके बाद में गोवा कितनी लगाता है, 131 किलोमीटर। तो सबसे कम तो कौन लगा रहा है, गोवा, और सबसे ज़्यादा कौन लगा रहा है यहाँ पे, गुजरात। ये तो बात हुई अपने इसका क्लासिफिकेशन पे किस प्रकार से निर्धारित की गई। लेकिन साथ में जैसे अपन बात करते हैं तटवर्ती क्षेत्र से, और तटवर्ती क्षेत्र से जैसे अपन सागर की ओर चलते हैं तो सागरीय क्षेत्र के अंतर्गत इसको कितने भागों में बांट दिया जाता है, 3 भागों में। सागरीय क्षेत्र में कितने भागों में बांट दिया जाता है, 3 भागों में। अब 3 भाग अपन इस प्रकार से कर लेते हैं, इधर ये एक हो गया, जैसे सेकंड भाग हो गया, और ये कौन सा हो गया, थर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, और ये कौन सा, थर्ड वाला। जो फर्स्ट वाला भाग अपन ने बताया, इस फर्स्ट वाले भाग को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रादेशिक क्षेत्र। पहला वाला भाग क्या कहलाता है, प्रादेशिक क्षेत्र। और प्रादेशिक क्षेत्र की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 12 नॉटिकल मील। कितनी होती है, 12 नॉटिकल मील। तटवर्ती क्षेत्र से जुड़ा हुआ वह भाग जो कितनी दूरी तक फैला हुआ है, 12 नॉटिकल मील। महासागरों की गहराई या सतही भाग की दूरियों का मापन किस में किया जाता है, नॉटिकल मील यानी समुद्री मील। और एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। कितना हो जाता है, 1.8 किलोमीटर। तो कितनी दूरी तक का होता है, 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र क्या हो गया, प्रादेशिक क्षेत्र। सेकंड नंबर इसके आगे का जो आता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है संलग्न क्षेत्र। क्या कहलाता है, संलग्न क्षेत्र। और ये कितने तक होता है, ये होता है 24 नॉटिकल मील। और उसके बाद में थर्ड नंबर का जो भाग आता है उसे कहा जाता है EEZ, या जिसे अपन बोल सकते हैं क्या, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। क्या कहा जाता है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। और ये जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होता है ये हो जाता है 200 नॉटिकल मील तक का। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कितने तक का हो जाता है, 200 नॉटिकल मील तक का। तो आई थिंक अब अपन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है, कितने तक विस्तारित है, तो ये हो जाएगा 200 नॉटिकल मील तक का। तो सेकंड ऑप्शन इसमें अपना क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश को क्या करना है, अपन को अवरोही क्रम में निर्धारित करना है। एक असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, एक कौन सा हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब तो क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ क्रम, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, आरोही क्रम। लेकिन एक हो जाएगा कौन सा, डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, अवरोही क्रम।
कौन सा हो जाएगा, अवरोही क्रम। तो इसमें क्या पूछा गया है, अवरोही क्रम। किसका पूछा गया है, केंद्र शासित प्रदेशों का। किसके आधार पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का। तो जैसे अपन बात करते हैं सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत, तो फर्स्ट नंबर पे इसमें जो आता है, यदि अपन बड़ों की बात कर ले तो बड़ों के अंतर्गत कौन आ जाएगा, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है कौन सा, अंडमान एंड निकोबार आ जाता है। पहले नंबर पे जो आता है वो कौन सा आएगा आपका, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार के बाद में सेकंड नंबर पे जो आएगा आपका वो कौन आ जाएगा, आपका दिल्ली। और दिल्ली के बाद में थर्ड नंबर पे जो आएगा आपका वो कौन सा आ जाएगा, पांडिचेरी आ जाएगा। कौन आ जाएगा, पांडिचेरी। तो ये तो कौन सा है, बड़े से छोटे की ओर, यानी कि कौन सा हो गया, अवरोही क्रम। तो इसके आधार पर तो अपन आंसर लगाना चाहेंगे, तो अपना कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, अंडमान निकोबार, दिल्ली और कौन सा हो जाएगा, पांडिचेरी हो जाएगा। लेकिन इसी में अपन बात कर ले कौन से, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे यूनियन टेरिटरी, यानी कि छोटे केंद्र शासित प्रदेश। तो फर्स्ट नंबर पे जो आता है आपका वो कौन सा आ जाता है, लक्षद्वीप। कौन सा आ जाता है, लक्षद्वीप। सेकंड नंबर पे जो आता है आपका वो कौन सा आ जाता है, आपका दमन एवं दीव आ जाता है। सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा, दमन एवं दीव आ जाएगा। और थर्ड नंबर पे आएगा आपका वो कौन सा आ जाएगा, चंडीगढ़ आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, चंडीगढ़। तो ये तो कौन से हो गए, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे, और ये कौन से हो गए, ये हो गए बड़े केंद्र शासित प्रदेश। तो अपना राइट आंसर क्या रहने वाला है इसमें, थर्ड ऑप्शन इसमें क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है, और सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का क्या करना है, अपन को उपयोग करना है। यानी कि 4 स्टेटमेंट अपने पास में है, और उन 4 स्टेटमेंट के अंतर्गत अपन को देखना है कि वे कौन कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सबसे पहला है अपना, भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है, 5वां बड़ा देश है, जबकि भारत का स्थान कौन सा आ जाता है, 7वां आ जाता है। 7 में अपन बोलते हैं, कौन कौन बोलते हैं, रूस, रूस के बाद में कनाडा, कनाडा के बाद में चीन, चीन के बाद में यूएसए, यूएसए के बाद में ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में कौन आ जाता है, आपका भारत देश आ जाता है। तो भारत का स्थान कौन सा आया, यहाँ पे आपका 7वां आ गया। भारत का कौन सा स्थान आ गया, आपका 7वां। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सीधी सी बात, अपना पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड की बात करें, ये है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना, 2.4% भाग क्या करता है, अधिकृत करता है। अधिकृत का मतलब रखता है, ठीक है, किए हुए है, ठीक है, सीधी सी बात है। भारत कुल भूमि का कितना रखता है, 2.4% रखता है। स्थल मंडल का कितना भाग रखता है, 2.4। तो सेकंड स्टेटमेंट अपना क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। जनरली जब अपन भारत की बात करते हैं तो भारत के बीचों बीच से एक रेखा जाती है जिसको अपन बोलते हैं करक रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये करक रेखा क्या करती है, भारत को 2 समान भागों में विभाजित करती है। इस करक रेखा के दक्षिण का जो भाग है, ये वाला करक रेखा के दक्षिण का भाग जो आता है वो किस में आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। करक रेखा के दक्षिण का भाग किस में आता है, उष्ण कटिबंध में। और करक रेखा के उत्तर का जो भाग है, ये उत्तर का भाग किस में आ जाता है, ये आ जाता है शीतोष्ण कटिबंध में। ये किस में आ जाता है, शीतोष्ण कटिबंध में। तो अपना क्यों क्या पता चला कि भारत का आधा भाग तो कौन से कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध, और आधा भाग किस में आ जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। जबकि स्टेटमेंट क्या दे रखा है, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। जी नहीं, आधा भाग उष्ण कटिबंध है, आधा कैसा है, शीतोष्ण कटिबंध है। तो थर्ड स्टेटमेंट अपना क्या हो गया, रोंग हो गया। और फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को क्या किया जाता है, निर्धारित करने हेतु उपयोग में लिया जाता है। यानी भारत के लगभग मध्यवर्ती भाग से ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजर रही है, इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की क्या कहा जाता है, मानक समय रेखा। क्या कहा जाता है, मानक समय रेखा कहा जाता है। समय 2 प्रकार का होता है, एक लोकल टाइम होता है और एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। लोकल टाइम उस स्थान के ठीक ऊपर सूर्य की जो लंबवत आभासी स्थिति होती है उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, जबकि मानक समय या जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो उस देश के मध्यवर्ती भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा के आधार पर किया जाता है, जिसका समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। अब भारत का जो मानक समय है वो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखा, जिसका मान कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी
पूर्वी देशांतर है, इसके आधार पर किया जा रहा है। तो इस रेखा को क्या कहा गया, भारत की मानक समय रेखा, जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। ठीक है, तो किसके आधार पर निर्धारित हो रहा है, 82.5, बिल्कुल सत्य बात है। तो अपने पास में सत्य कितने बचे, एक तो 2 बच गया और एक क्या बच गया, 4। तो 2 व 4 अपने पास में कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें अपना राइट रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है। इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है। तो भारत के संदर्भ में अलग अलग शब्दों का अपन प्रचलन देखते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भाई एक शब्द तो कौन सा मिल जाता है, आर्यावर्त मिल जाता है। एक कौन सा मिल जाता है आपके लिए, जम्बू द्वीप मिल जाता है। ठीक है, जम्बू द्वीप के साथ ही एक क्या मिल जाता है आपके लिए, इंडिया मिल जाता है। एक क्या मिल जाता है इसके लिए, हिंदुस्तान मिल जाता है। हिंदुस्तान के साथ ही एक क्या मिल जाता है, भारत मिल जाता है। तो ये सारे जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग में लिए गए हैं, भारत के लिए। आर्यावर्त की जब अपन बात करते हैं तो ये कब की देन है, ये देन है महाभारत काल की देन। क्योंकि महाभारत काल में उत्तरी भारत के अंतर्गत जो लोग निवास करते थे उन्हें क्या आर्यों की निवास भूमि माना जाता है। तो आर्यों की निवास भूमि की वजह से क्या हो गया, आर्यावर्त हो गया। जम्बू द्वीप की बात करते हैं तो अपन जनरली बात करते हैं पौराणिक काल की। कौन से काल की, पौराणिक काल की। और पौराणिक काल के अंतर्गत यदि अपन बात करें तो पौराणिक काल में किसके लिए प्रयोग किया जाता था जम्बूद्वीप, पूरे दक्षिणी एशिया के लिए। किसके लिए प्रयोग में किया जाता था, दक्षिणी एशिया के लिए। कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था, जम्बूद्वीप। उसी दक्षिणी एशिया के केंद्र में कौन आता है, भारत आता है। तो भारत के लिए क्या हो गया, जम्बूद्वीप हो गया। इंडिया शब्द की जो देन है वो कौन से लोगों को मानी जाती है, यूनानी लोगों को। क्योंकि यूनानी लोगों ने सिंधु नदी के लिए, कौन सी नदी के लिए, सिंधु नदी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया, इंडस शब्द का प्रयोग किया। इंडस बोला जाता है और इंडस बोलने की वजह से इंडस का जो समीपवर्ती भाग है उसको क्या नाम दे दिया, इंडिया वो नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, इंडिया। तो इंडिया किसने दे दिया, यूनानी लोगों ने। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान किसकी देन माना जाता है, ये माना जाता है ईरानी लोगों की। किसकी माना जाता है, ईरानी लोग। क्योंकि ईरानी लोगों ने क्या कहा कि भाई जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी का जो कौन सा पूर्वी किनारा है, कौन सा किनारा है, पूर्वी किनारा है। इस पूर्वी किनारे पर जो लोग निवास करते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है भाई, हिंदू कहा जाता है। और हिंदुओं की निवास भूमि क्या हो गई, हिंदुस्तान हो गई। और भारत जो है वो किसके नाम पर माना जाता है, राजा भरत। किसके नाम पर माना जाता है, राजा भरत। दुष्यंत और शकुंतला के जो प्रतापी पुत्र हुए राजा भरत, उनके नाम पर क्या माना जाता है, भारत। वैसे हिंदुस्तान के लिए एक और मिल जाता है कुछ जगह कि जिसे अपन क्या बोलते हैं, हिंद महासागर के आधार पर इसका नामकरण क्या किया गया है, हिंदुस्तान किया गया है। तो अपना आंसर जो था वो क्या था, इंडिया शब्द। और इंडिया शब्द की अपन बात करते हैं तो किन से लिया गया है, यूनानी। तो यूनानी लोगों की जो देन है वो कौन सा शब्द है, इंडिया। अब इसमें यूनानी नहीं है तो यूनानी के स्थान पर आप क्या बोल सकते हो, ग्रीक। यूनानी को क्या कहा जाता है, ग्रीक की संज्ञा दी जाती है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें राइट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो जैसे अपन बात करते हैं भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। क्योंकि टोटल अपन कितना बताते हैं, टोटल बताते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना बताते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब ये जो 32,87,263 है, यदि अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में वैसे बोले तो सीधा बोल दे 32.87 लाख बोल देते। लेकिन जैसे आप इसको मिलियन में कन्वर्ट करोगे तो एक डॉट आगे बढ़ जाएगा और वो कितना हो जाएगा, 3.88 मिलियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3.28 मिलियन हो जाएगा। अब ये जो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल राइट बात है, ठीक है। सेकंड इसमें दिया गया है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने से प्रारंभ होता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य। और जनरली अपन बताते भी ये कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कितने से प्रारंभ होता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य। यहाँ से जो रेखा जा रही है उसका मान कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ से जो जा रही है उसका मान कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन यदि कुल अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ से जो रेखा जाती है उसका मान है 6 डिग्री और
45 मिनट उत्तर से है। तो यदि कुल की बात आती है तो कुल में तो है 6:45 से 37:06, लेकिन यदि मुख्य भूमि की बात आती है तो फिर वो कितना हो जाएगा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य भारत अवस्थित है। तो ये भी अपना स्टेटमेंट क्या है, सही है। भारत का रेखांश ये बोल दो, या इसी को आप क्या कह सकते हो, इसी को कह सकते हो आप देशांतरीय विस्तार। भारत का कौन सा विस्तार, देशांतरीय विस्तार। वो कितने से प्रारंभ होता है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। यानी कि जनरली अपन बात कर लें तो भारत का ये जो किनारा है पश्चिमी किनारा और कौन सा पूर्वी किनारा, यहाँ से जो जा रही है वो कौन सी है 68 डिग्री 7, और यहाँ से जो जा रही है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये भी क्या है भारत का देशांतर विस्तार, बिल्कुल राइट है, ठीक है। और अगला है भारत में राज्यों की संख्या कितनी बताई गई है 26, जबकि है कितनी 28। वैसे 29 हो गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का विखंडन होने के पश्चात वापस संख्या कितने पे आ गई 28 पे। तो अपना गलत युग्म जो है वो कौन सा है, डी। तो अपना राइट आंसर जो है वो कौन सा होने वाला है इसमें, डी ऑप्शन अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला है भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है, कौन सा है, ओडिशा है, पश्चिमी बंगाल है, कर्नाटक है, या फिर कौन सा है, बिहार है। स्थल से घिरे हुए राज्यों की मतलब है स्थलाबद्ध राज्य। और स्थलाबद्ध राज्यों के अंतर्गत जब अपन दिए गए ऑप्शन के आधार पर बात करते हैं तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर अपना जो राइट आंसर रहने वाला है इसमें अपने पास में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके आधार पर ओडिशा। और ओडिशा की जब अपन बात करते हैं तो ओडिशा की जो लगभग लोकेशन आती है वो ये वाली है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड दिया गया अपने पास वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की जो लोकेशन आती है वो इस प्रकार से आती है, ये वाली, ये कौन सा है अपना वेस्ट बंगाल। उसके बाद में दिया गया कर्नाटक, और कर्नाटक की जो लोकेशन आती है वो इस प्रकार से है। और उसके बाद में है बिहार, और बिहार की जो लोकेशन है वो ये वाली है, ठीक है। तो इसमें अपने पास पूछा क्या गया है कि भाई भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है, मतलब जब अपन कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक भी जो है किससे जुड़ा हुआ है, हिंद ओशियन से, अरब सागर से। ओडिशा की बात करते हैं तो ये भी किससे जुड़ा हुआ है, बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है, जल से जुड़ा हुआ है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो ये भी किससे जुड़ा हुआ है, बे ऑफ बंगाल से जुड़ा। मतलब तीन जो ऑप्शन दिए गए वो तो किससे सीमा लगा रहे हैं, स्थलीय जलीय क्षेत्रों से लगा रहे, लेकिन एक जो बिहार है ये क्या है, चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ। ऊपर नेपाल आ गया, इधर वेस्ट बंगाल आ गया, इधर ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, और इधर कौन आ गया, यूपी और एमपी आ गए। तो चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ राज्य, इनके अंतर्गत कौन सा आता है, अपना बिहार आएगा। तो अपना राइट आंसर जो रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, बिहार। लेकिन यदि आपसे पूछ ले भारत के स्थल आबद्ध राज्य, लैंड लॉक स्टेट की यदि बात करते हैं तो फिर आपका उसमें एक तो कौन आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आपका हरियाणा। लैंड लॉक स्टेट के अंतर्गत एक तो कौन आ जाता है, हरियाणा। हरियाणा के बाद में एक जो आता है वो कौन आ जाता है, एमपी। एक कौन आ जाता है, एमपी। एमपी के बाद में एक जो आता है वो कौन आ जाता है, आपका झारखंड। एमपी के बाद में कौन आ जाता है, झारखंड। झारखंड के जस्ट नीचे यहाँ पर जो है वो कौन आ जाता है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद में यहाँ पर आ जाता है तेलंगाना। तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। ये पांचों जो है ये भारत के क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं मुख्यतया स्थल आबद्ध राज्य। क्या कहलाते हैं, स्थल आबद्ध राज्य, जो ना तो किसी प्रकार की स्थलीय सीमा लगाते हैं और ना ही किसी प्रकार की जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो इन्हें पर्टिकुलर अपन क्या बोल सकते हैं, स्थलाबद्ध राज्यों की संख्या दे सकते हैं, जिनकी संख्या अपन ने कितनी बताई है, 5 बताइए। कौन कौन से, हरियाणा, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, और कौन सा आ जाता है उसमें, तेलंगाना आ जाता है। तो राइट आंसर अपना क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों के अंतर्गत अवस्थित है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पांडिचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो किसी एक राज्य के अंतर्गत या एक स्थान पर न होते हुए अलग अलग स्थानों पर क्या है, फैला हुआ है। तो सबसे पहली बात, कितने स्थानों पर फैला हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कितने राज्यों में फैला हुआ है, पांडिचेरी 3 राज्यों के अंतर्गत फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है, 3 राज्य। अब यदि अपन सबसे पहली बात कर ले, मूल पांडिचेरी जो है, मूल पांडिचेरी जो है, ये मूल पांडिचेरी तो किसके पास में आता है, तमिलनाडु के पास में। मूल पांडिचेरी किसके पास में आता है, तमिलनाडु। अब इसके जो 3 टुकड़े जो अलग अलग स्थानों पर है, एक टुकड़ा जो इसका आता है वो तो कौन सा है, माहे। और माहे जो है ये कहाँ पर आता है, केरल में। माहे कहाँ पर आता है, केरल में। एक टुकड़ा इसका जो आता है वो कौन सा है, यनम। और यनम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में।
येनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। और एक टुकड़ा जो आता है वो कौन सा है? कराईकल। कौन सा है? कराईकल। और कराईकल कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। तो 3 टुकड़े हुए जो 3 स्थानों पर माँ है केरल में, येनम आंध्र प्रदेश में, और कराईकल कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो सीधी सी बात है, कितने राज्यों में अवस्थित हो गया? 3 राज्यों में। तो राइट आंसर अपना क्या हो गया? डी ऑप्शन इसमें अपना राइट रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। मैकमोहन रेखा निम्न में से किन 2 देशों के मध्य अवस्थित है? यह तो किन 2 देशों को अलग करती है? कौन सी रेखा की बात करनी है अपन को? मैकमोहन रेखा की बात कर। जैसे मैकमोहन रेखा की बात आती है तो भारत की अपन बात करते हैं स्थलीय सीमाओं के अंतर्गत कि भाई भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं उन स्थलीय सीमाओं में अलग अलग देशों के साथ जो स्थलीय सीमा साझा होती है उस सीमा को अलग अलग नामों से नामांकित किया गया है। सबसे पहले तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा रेखा है, जनरल पर थोड़ा सा इसमें अपन बात कर लें तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा रेखा है, इस स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई अपन बताते हैं कितनी? 15,200 किलोमीटर। कितनी बताते हैं? 15,200 किलोमीटर। अब ये जो स्थलीय सीमा है, ये स्थलीय सीमा कौन कौन से देशों के साथ साझा होती है? तो इसमें फर्स्ट नंबर पर जो आता है वो तो कौन आ जाता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद सेकंड नंबर पे जो आता है वो आ जाता है चीन। चीन के बाद में थर्ड नंबर पे जो आता है वो आ जाता है पाकिस्तान। फोर्थ नंबर पे जो आता है वो कौन है? नेपाल। नेपाल के बाद में अगला जो आता है वो कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार के बाद में अगला देश जो आता है वो आ जाता है भूटान। और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा? अफगानिस्तान। बांग्लादेश के साथ जो साझा होती है वो कितनी है? 4,096 किलोमीटर। चीन के साथ जो लगती है वो कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ जो लगती है वो लगती है 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ जो लगती है वो लगती है 1751 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ लगती है 1643 किलोमीटर। भूटान जो लगाता है वो लगाता है 699। और अफगानिस्तान लगाता है कितनी? 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान कितने लगाता है? 106। तो सबसे कम बनाने वाला तो कौन हो गया? अफगानिस्तान। और सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? बांग्लादेश। ठीक है, अब यहाँ पर तो देश है बांग्लादेश और ये हो गया कौन सा? म्यांमार। यहाँ पर अवस्थित है भूटान और यहाँ पर अवस्थित है नेपाल और इधर ऊपर आ गया चीन। यहाँ पर है अफगानिस्तान और यहाँ पर आ गया कौन? पाकिस्तान। तो ये देश है। अब इसमें जनरली मुख्य रेखाएं जो है, एक तो कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण ये दोनों देशों को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य दोनों को जो अलग करती है वो कौन सी है? ड्यूरंड रेखा। ड्यूरंड रेखा एक्चुअल में खींची गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन भारत और अफगानिस्तान की जो 106 किलोमीटर की जो सीमा निर्धारित होती है उसे भी किस नाम जाना जाएगा? ड्यूरंड रेखा। भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसे कहा जाता है क्या? मैकमोहन रेखा। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। और यदि भारत और बांग्लादेश के बीच की बात करते हैं तो यहाँ पर मिलेगी आपको क्या? शून्य रेखा। कौन सी पाई जाती है? शून्य रेखा। तो यहाँ पर अपना कौन सा? मैकमोहन रेखा। तो किसके बीच में हो जाएगी? भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसे अपन क्या बोलेंगे? मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसको अपन ने क्या नाम दे दिया? ड्यूरंड रेखा। भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी हो गई? रेड क्लिफ। और भारत म्यांमार के मध्य कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है मतलब एक तो भारत का दक्षिणी और एक भारत का उत्तरी। अब इसमें 4 ऑप्शन अपने पास, पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा कोल, लेह और कौन सा है? दुआली। ठीक है, सबसे पहले भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर की बात करते हैं तो दक्षिणी छोर का नाम यहाँ पर बताया जाता है कन्याकुमारी। कौन सा बताया जाता है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी का जो क्षेत्र पड़ता है वो कौन सा है? केप केमोरिन। कौन सा पड़ता है? केप केमोरिन। और केप केमोरिन के अंतर्गत भी कौन आ जाता है? कुमारी अंतरीप आ जाता है। कौन आ जाता है? कुमारी अंतरीप। तो ये तो क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर। ठीक है, भारत की उत्तरी भूमि की छोर की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कौन? इंदिरा कोल। उत्तरी छोर कौन सा आ जाता है? इंदिरा कोल। लेकिन भारत के दक्षिणतम छोर की बात करते हैं तो फिर वो आता है ग्रेट निकोबार के अंतर्गत, जिसे अपन बोलते हैं क्या? या तो बोल दो इंदिरा पॉइंट, या तो क्या बोल दो? इंदिरा पॉइंट। या इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है पार्सन पॉइंट।
या इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है पिग्मेलियन पॉइंट, और इसे ही क्या कहा जाता है, लाहिचिंग पॉइंट। क्या कहा जाता है, लाहिचिंग पॉइंट। तो ये तो है भारत का दक्षिणतम छोर जो बे ऑफ बंगाल के अंतर्गत है। इंदिरा पॉइंट बोल दो, या फिर क्या बोल दो, लाहिचिंग पॉइंट, या फिर क्या बोल दो, पार्सन पॉइंट, या फिर क्या बोल दो, पिग्मेलियन पॉइंट। लेकिन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी कौन है, कन्याकुमारी, केप कैमरून, कुमारी अंतरीप, और उत्तरतम छोर कौन सा आता है, इंदिरा कोल। इसी प्रकार यदि अपन बात कर लें कि भाई भारत का जो पश्चिमी छोर है वो कौन सा माना जाता है, पश्चिमी छोर माना जाता है गौर माता, या इसी के लिए कई बार मिल जाता है गुहार मोती, जो आपका कहाँ पर पड़ेगा, गुजरात में। लेकिन भारत के यदि अपन पूर्वी छोर की बात करते हैं तो फिर वो आ जाता है आपका क्या, किबुतु, और किबुतु कहाँ पड़ेगा आपका, अरुणाचल प्रदेश। तो अपना क्वेश्चन के आधार पर जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, इंदिरा कोल। तो उत्तरी छोर कौन सा, इंदिरा कोल। दक्षिणी छोर कन्याकुमारी, केप कैमरून, कुमारी अंतरीप। दक्षिणतम छोर कौन है, इंदिरा पॉइंट, लाहिचिंग, पार्सन या पिग्मेलियन पॉइंट। पश्चिमी छोर कौन सा है, गौरमाता या गुहारमती, और पूर्वी छोर कौन सा है, किबुतु, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय IST, इंडियन समय स्टैंडर्ड टाइमलाइन को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन का देशांतर क्या होगा। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं, यदि भारतीय मानक समय और भारतीय मानक समय रेखा का जो मान है वो कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को यदि क्या कह दी जाए, ये कहना चाह रहा है भाई इसको क्या कर दो, भाई इसको कर दो प्रधान देशांतर। इसको क्या निर्धारित कर दो, प्रधान देशांतर। और प्रधान देशांतर का मान कितना होता है, 0 डिग्री। यदि इस 82.5 को अपन कितना मान ले, 0 डिग्री मान ले, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मान कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो उसका देशांतर फिर अंतराल कितना बचेगा, यानी कि 3 ऑप्शन के पास, ये तो है एक्चुअल 0 डिग्री, ये भारत की गुजरी है कौन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यहाँ पर है कौन सी, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये तो क्या है आपकी, ये तो है प्रधान देशांतर। ये भारत की क्या है, IST रेखा, और ये क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये तो कौन सी है, प्रधान देशांतर, ये कौन सी है, IST, और ये कौन सी हो गई, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो कहना क्या चाह रही है, इसको कितना बना रहा है, इसको बना दो भाई 0 डिग्री। यदि भारत की जो IST रेखा है उसका मान कितना है, 0 डिग्री है, तो फिर जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसके बीच का गैप कितना रहेगा, यानी इसका मान कितना रह जाएगा। तो यदि अपन इसको क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं, तो 82.5 और 180 के बीच का अपन को क्या निकालना है, अंतराल निकालना है। और जैसे अपन इस अंतराल की बात करते हैं तो सीधी सीधी निकल के जो आएगा अपने पास, भाई 180 इधर है और उसमें से अपन को लैप्स कितना करना है, 82.5। तो पहली बात तो सीधा सीधा 80 को निकाल दो, और जैसे 80 को निकालेंगे यहाँ पर बचेगा 100, और 100 में से और कितना कम कर दो, अपने 2.5 कम कर दो, और जैसे 2.5 कम करेंगे तो फिर कितना बचेगा, 97 डिग्री और 30 मिनट। तो बीच का अंतराल जो रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 97 डिग्री और 30 मिनट। लेकिन ये पूर्व होगा या पश्चिम, तो जाहिर सी बात है कैसा होने वाला है, पूर्व होने वाला। तो 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व रह जाएगा। तो 97 30 अपने पास जो आ रहा है वो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो राइट आंसर आपका जो रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, उसका क्या हो जाएगा, एक्चुअल मान आ जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि ट्राई जंक्शन जो है पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्न में से कौन सा है। ट्राई जंक्शन यानी त्रिसंधि बनाने वाले। अब जनरली अपन बात करते हैं भारत में ट्राई जंक्शन के लेकर। ट्राई जंक्शन की जैसे ही बात आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपना राज्य पड़ता है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, और इधर आ जाता है कौन सा आपका, म्यांमार, और इधर आ जाता है ऊपर की तरफ चीन। और इन तीनों देशों के ट्राई जंक्शन पर एक दर्रा पड़ता है यहाँ पर कौन सा, दीफू दर्रा। तो एक ट्राई जंक्शन तो पहला तो यहाँ पे बन गया, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, और कौन सा बन गया, चीन। सेकेंड ट्राई जंक्शन की यदि अपन बात करते हैं तो इधर तो आ जाता है आपका यूके, यहाँ पर आ जाएगा कौन, नेपाल, और